नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल शिवाद क्लासेज पर। आज हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर और यूपी सुपर टेट के लिए एक नई श्रृंखला की शुरुआत कर रहे हैं। इसका नाम है प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास, जो कि आपकी शिक्षण कौशल के अंतर्गत आपको मिलेगा सुपर टेट में, और डीएलएड सेकेंड पेपर में मिलेगा आपको ये प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। तो आइए प्रारंभ करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। शिक्षण कौशल, जीवन कौशल और बाल मनोविज्ञान तीनों का संपूर्ण सिलेबस आपको यहाँ पर करवाया जाएगा, और चैनल को हमारे लाइक करें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रारंभिक शिक्षा के नवीन प्रयास। नए प्रयास क्या किए गए प्रारंभिक शिक्षा में, हम इस टॉपिक के अंतर्गत उन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षा का सार्वभौमिकरण। क्या होता है शिक्षा का सार्वभौमिकरण? देखिए, शिक्षा का सार्वभौमिकरण, सार्वभौमिकरण माने यूनिवर्सल, यानी सभी को शिक्षा उपलब्ध कराना, सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना। लेकिन एक बात समझिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी व्यक्ति हो, वो किसी भी व्यक्ति को शिक्षा के एक समान अवसर उपलब्ध नहीं करवा सकता है। जैसे किसी भी व्यक्ति का सरकार जो है वो सभी व्यक्तियों को एक साथ अध्यापक नहीं बना सकती, और ना ही सभी व्यक्तियों को एक साथ इंजीनियर बना सकती है, ना एक साथ सभी को डॉक्टर बना सकती है। कोई भी सरकार हो, या हम अपने घर में ही अगर 5 भाई हैं तो क्या सभी एक साथ एक जैसा पढ़ पाएंगे? नहीं। तो देखिए, समझते हैं, किसी निश्चित स्तर तक, क्या कहा गया है, किसी निश्चित स्तर तक, एक निश्चित स्तर तक यह संभव हो सकता है कि एक निश्चित स्तर तक सभी को शिक्षा समान रूप से दे दी जाए। एक किसी निश्चित स्तर तक सभी को, सभी के लिए शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क उपलब्ध होना शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। जैसे एक निश्चित स्तर, मान ले कक्षा 12 तक, सरकार ने इस समय कक्षा 12 तक शिक्षा निःशुल्क कर दी है, कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा, अनिवार्य कर दी है। तो शिक्षा पर वर्तमान में सभी का अधिकार है। कोई भी धर्म का हो, कोई भी वर्ण का हो, कोई भी जाति का व्यक्ति हो, बालक हो, बालिका हो, सभी एक निश्चित स्तर तक शिक्षा का समान अवसर ले सकते हैं। शिक्षा का सार्वभौमिकरण, किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क उपलब्ध होना क्या कहलाता है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। तो सार्वभौमिकरण समझ में आया? क्या है? किसी निश्चित स्तर तक, एक सामान्य स्तर तक, हम कह सकते हैं कक्षा 12 तक, कक्षा 8 तक, या बीए तक, स्नातक। लेकिन यह संभव नहीं है कि सभी को एक जैसी शिक्षा प्राप्त करवा दी जाए, सबको इंजीनियर बना दिया जाए, सबको डॉक्टर बना दिया जाए। तो ऐसा कोई नहीं कर सकता है। एक निश्चित स्तर तक सभी के लिए शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क उपलब्ध होना क्या कहलाता है? शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। सार्वभौमिकरण की जब ये प्रक्रिया चली, जब शुरुआत की गई, तो इसमें बहुत सी समस्याएं आई। तो मुख्य रूप से इसमें 3 प्रकार की समस्याएं आई। सार्वभौमिकरण की अगर हम समस्याओं की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 3 प्रकार की समस्याएं। पहली समस्या, सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव। शिक्षा का तो सार्वभौमिकरण कर दिया गया, लेकिन सुविधाओं का सार्वभौमिकरण नहीं हो पाया। बहुत से बालक बालिकाएं जो थे वो सुविधाओं की वजह से शिक्षा के अधिकार से वंचित हो गए, उन्हें शिक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं हो पाया। तो पहली जो समस्या थी वो सुविधाओं की समस्या थी। बालकों को बहुत दूर तक पैदल चलना पड़ता था। एक विद्यालय की दूरी जो थी गांव से पता चला 5 किलोमीटर है। सुविधाएं नहीं है, यातायात के साधन नहीं है, रास्ते नहीं, रोड नहीं बनी है, विभिन्न प्रकार की कॉपी किताबों की सुविधा होती थी। तो पहली जो समस्या थी वो सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव था। दूसरी, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव। उस समय, अब वर्तमान में स्थितियां थोड़ी दूसरी हो गई हैं, लेकिन अगर आप पहले की स्थितियां देखेंगे तो सभी बालकों का नामांकन नहीं हो पाता था। आज सरकार के प्रयासों से प्रत्येक बच्चे का नामांकन हो रहा है। सभी बच्चे सरकारी, गैर सरकारी सभी प्रकार के विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। तीसरा था शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। इससे
कोई बालक शिक्षा ग्रहण करने के लिए गया, कोई समस्या आई और उसने शिक्षा को बीच में ही छोड़ दिया, इससे अपव्यय को बढ़ावा मिला। तो ये 3 प्रकार की मुख्य रूप से आपको समस्याएं समझनी है। पहली समस्या सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, दूसरी नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव और तीसरी शिक्षा को बीच में छोड़ देने की सार्वभौमिकता का अभाव। तो ये पहला जो मुख्य बिंदु है हमारा शिक्षा का सार्वभौमिकरण क्या था, किसी निश्चित स्तर तक सभी के लिए शिक्षा का अनिवार्य और निःशुल्क उपलब्ध होना क्या कहलाता है, शिक्षा का सार्वभौमिकरण कहलाता है। फिर इसमें कुछ समस्याएं आई, जैसे सुविधाओं की सार्वभौमिकता का अभाव, नामांकन की सार्वभौमिकता का अभाव और तीसरा शिक्षा को बीच में छोड़ने की सार्वभौमिकता। तो ये 3 प्रकार की सार्वभौमिकता थी। आइए अब पढ़ेंगे सार्वभौमिकता के उद्देश्य क्या थे। तो अब हम पढ़ेंगे प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण के उद्देश्य। क्या उद्देश्य होने चाहिए? तो पहला उद्देश्य है ज्ञानार्जन का उद्देश्य। सार्वभौमिकरण के द्वारा बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास किया जाता है या विकास करना, यह सार्वभौमिकरण का पहला उद्देश्य है, बालक के ज्ञानात्मक पक्ष का विकास करना। दूसरा है मानसिक विकास का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य। तो दूसरा उद्देश्य आपको ध्यान रखना है, सार्वभौमिकरण के द्वारा बालक का मानसिक विकास करना। शारीरिक विकास का उद्देश्य, अरस्तु की परिभाषा क्या है, स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। तो सार्वभौमिकरण के द्वारा बालक बालिकाओं को उनके शारीरिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करना और उनको शारीरिक विकास के महत्व को बताना। व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना, ये सार्वभौमिकरण का चौथा उद्देश्य है। जीविकोपार्जन का उद्देश्य, शिक्षा के माध्यम से या शिक्षा के सार्वभौमिकरण के माध्यम से बालक को इस योग्य बनाना कि वह अपनी जीविका का अर्जन कर सके, जीविकोपार्जन का साधन उसके पास हो, और ये सब शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। सामाजिक कुशलता की विकास का उद्देश्य, व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज से ही उसके सभी उद्देश्यों की पूर्ति होती है, और यह सब कार्य शिक्षा के द्वारा और विस्तृत तरीके से अच्छी तरीके से संभव हो सकता है। तो अगला उद्देश्य था सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य। नैतिक और चारित्रिक विकास का उद्देश्य, शिक्षा के सार्वभौमिकरण के द्वारा बालक का नैतिक और चारित्रिक विकास भी संभव हो सकता है। तो ये थे सार्वभौमिकरण के उद्देश्य। अब आपसे अगर पूछा जाए निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षा के सार्वभौमिकरण का उद्देश्य है, तो आप ये 7 उद्देश्य महत्वपूर्ण है, इनको याद रखेंगे। या पूछ दिया जाए कौन सा नहीं है, तो 3 इसमें से दिए होंगे, 1 आपको नहीं दिया होगा। तो ये ध्यान रखना, ज्ञानार्जन का उद्देश्य, मानसिक विकास का उद्देश्य, शारीरिक विकास का उद्देश्य, व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास का उद्देश्य, जीविकोपार्जन का उद्देश्य, सामाजिक कुशलता के विकास का उद्देश्य, नैतिक एवं चारित्रिक विकास का उद्देश्य। हमारा देश सन 1947 में जब आज़ाद हुआ, 15 अगस्त सन 1947 में, उसके बाद भारत में थोड़ी सी गरीबी भी थी और शिक्षा की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने भारतीय संविधान में शिक्षा के लिए संवैधानिक प्रावधान किए हैं और मुख्य रूप से शिक्षा का सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधान किए। तो वे संवैधानिक प्रावधान कहाँ कहाँ पर किए, क्या थे, अब हम उनकी चर्चा करेंगे, लेकिन अगले वीडियो में करेंगे, क्योंकि वीडियो हमारा बड़ा ना हो, आपको सभी बातें धीरे धीरे समझ में आए, इसलिए आज के लिए बस हम इतना ही रखेंगे। और अगले टॉपिक में हम जो है शिक्षा के सार्वभौमिकरण हेतु संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।